हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। नंबर सिस्टम के ऑलमोस्ट आप सारे पड़ाव पार कर चुके हैं अब नंबर सिस्टम में, और कितने बेहतरीन और अच्छे तरीके के सवाल हो सकते हैं ये अगली 2 क्लासेस में आप जानेंगे, यानी आज और कल। ऐसे सवाल जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। स्टार्टिंग में जब तक बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक हम कर रहे हैं। देखिए, आज की क्लास में स्टार्टिंग में हम कुछ CGL 2025 के लल्लू सवालों को शामिल किया है हमने। लल्लू क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में हो जाएंगे। फिर आएंगे उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ वहाँ से। उसके बाद हमने लिया है CDS 1, 2 2025 के सवाल, और उसके बाद हमने लिए हैं CSET एंड कैट के कुछ सवाल 2025। तो तैयार हैं आप आज की क्लास को झेलने के लिए? मजा आएगा बहुत आज की क्लास में, बैठे रहिएगा। किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट भी पूछ सकता है, कह सकता है, बता सकता है। पहला सवाल जैसे आप देख रहे होंगे कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य सभी 2 अंकीय संख्याओं का योग बताना है। तो जब कभी ऐसा सवाल आता है कि हमसे सम पूछ रहा है, और किस चीज का सम पूछ रहा है, तो 4 और 6 से पहली संख्या जो कटती है वो 12, फिर 24, और ऐसे डैश करके चलेगा। तो मैंने ये बात तो तय कर दी कि जो सम होगा वो डिवाइडेड बाई 12 जरूर होगा। 12 यानी कि 4 और 3 से कटने वाली संख्या होगी। आपने कहा जी ये 3 से नहीं कट रहा, ये उत्तर नहीं होगा, और ये 4 से नहीं कट रहा इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर जो आ रहे हैं जी 2 अंकीय संख्याओं की बात की है सिर्फ, तो उत्तर जो आएगा वो या तो ये होगा या ये होगा। अब दोनों ही नजदीक हैं तो हम इसको अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से अभी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा कहाँ तक जाएगा, तो आपने कहा लास्ट संख्या जो 12 से कटती है वो होती है 96। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने 12 कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 और 12 × 8 = 96। 8 संख्याएं हैं टोटल 8 संख्याएं हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिनको ये पता है कि अगर मैं 1 को 2 के साथ जोड़ता हूँ, 3 के साथ जोड़ता हूँ, n तक जोड़ता हूँ, तो ये होता है n + 1/2। ये पढ़ाई होगा आपने। यानी आप ये कह सकते हो कि ये आ जाएगा जी 12 गुणा 8 संख्याएं हैं, 8 × 9/2। जैसे आपने 9 देखा तो आपको पता चला कि यार 9 से भी सारी संख्याएं कटती हैं, नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि 5 नहीं आ रहा तो 0 वाला उत्तर नहीं होगा। 0 वाला नहीं होगा तो अल्ट्रा गैलेक्सी ट्रिक हमारी लास्ट में जाके लगी। 12 चौक 48 निम्मा 432। कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है बकरियाओं के साथ। 432 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ना होगा। 300 और 450 के बीच वे सभी पूर्णांक जिनमें 13 से पूरी तरह विभाजन होता है उनका औसत क्या है? 300 और 450 के बीच वे सभी पूर्णांक जिनमें 13 से पूरी तरह विभाजन होता है का औसत बताओ। औसत कैसे निकलता है किसी चीज का? तो आप बोलेंगे एवरेज बराबर सम बटे नंबर, जितने भी नंबर हैं। तो आपने ये कहा कि जी 13 से विभाज्य हैं तो सम जो है वो 13 का मल्टीपल होगा, तो एवरेज भी 13 का मल्टीपल होगा। तो एक तरीका तो ये था कि एवरेज भी 13 से कटेगा, कि मैं 13 से कटने वाली संख्या देख लेता। पहली ट्रिक, 13 दूनी 26 नहीं कट रहा, 13 दूनी 26 और 117 कट रहा है बी, ये नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि अगर हमसे पूछ रहा है कि जो संख्याएं हैं वो 300 और 450 के बीच में है, तो बेटा एवरेज भी कहीं बीच में ही होगा। 2 संख्याओं का एवरेज हो या 2 संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं हो उनका एवरेज हो, वो 300 से बड़ा और 450 से छोटा होगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकते थे वैसे भी। तो ये सवाल एक ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया जिसको देखते ही कोई भी बच्चा कर सकता था कि 300 और 450 के बीच के सभी पूर्णांक जिनमें 13 से पूरी तरह विभाजन होना है उनका औसत क्या होगा। आप समझ गए? बोलो भाई, आगे बढ़ेंगे।
23 से विभाज्य सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी मास्टर ने पढ़ाया है कि औसत 23 का मल्टीपल जरूर होगा। निकालना औसत एवरेज में सिखाएंगे ही, बट अभी नंबर सिस्टम की ट्रिक है तो जानना जरूरी है। 23 का मल्टीपल, 23 के मल्टीपल का मतलब 23 या 69, ये संख्या 23 से नहीं कटेगी। 23 दूनी 46, ये संख्या 23 से कट रही है 552। तो देखो 652 अब नहीं कटेगी, समझो बात को। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 100 बड़ी है और कोई एक संख्या 23 से कट गई तो उससे 100 बड़ी संख्या 23 से नहीं कट सकती, ना ही 100 छोटी संख्या 23 से कट सकती है। तो एक ही मल्टीपल 23 का था, दैट इज आंसर बी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही हो, 23 का मल्टीपल, अरे भाई आपने 23 लिया, 23 का मल्टीपल 46 लिया, 23 दिया 69 लिया, तो ये इक्वल डिस्टेंस में है तो एवरेज ये हो गया। एवरेज इन्हीं में से तो कोई होगा, तो 23 का मल्टीपल होगा। आप 23 कॉमन भी तो ले सकते हो भाई। आगे बढ़े। हेलो सर, मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है, पर सपोर्ट टीम ने मैसेज वालों को नंबर नहीं दिया। दे देंगे। ये सवाल कह रहा है कि 1000 और 1300 के बीच 25 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या है। अब 25 से विभाज्य तो सारे ऑप्शन है भाई, फंस गए। बीच में पूछ रहा है तो पहली संख्या कौन सी होगी, तो आपने कहा 1025, 1025, ठीक है। आखिरी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि जी 1275। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर पहली संख्या 1025 और आखिरी 1275, तो उत्तर जो होगा वो 1275 से छोटा होगा। ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों उत्तर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते। और उत्तर 1000 और 1200 के बीच में ही होगा, तो 1200 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1200 के करीब है। ये भी नहीं हो सकता, एक ही उत्तर है 1150, ये करीब नहीं है। फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, जैसे लगातार संख्याएं हों, लगातार नंबर हो, या लगातार इवन ऑड नंबर हो, या किसी के मल्टीपल की सीरीज हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी के मल्टीपल की सीरीज हो, या नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। ये जो सीरीज है मल्टीपल की, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। तो इन सभी स्थितियों में जो एवरेज होता है, इन सभी स्थितियों में जो एवरेज होता है वो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, वो एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। बोलो मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बताए, कोई भी बॉडी बताए। तो आपने कहा कि जी एवरेज बराबर होगा 1025 प्लस 1275। आप मेरी क्लास में आएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये कितना आ गया जी, 1025 और 1275 कितना होता है, ये तो हम फंस गए जी, 2400, और 2400 बटे 2, 1200 ही उत्तर आ रहा है यार, नॉट 1150। ओह, तभी तो मुझे निकालना था, 1200 ही उत्तर आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है, फिर मैं आपको सवाल करने का टाइम भी दूंगा। ये तो बहुत लल्लू और पंजू सवाल हैं जो सीजीएल में पूछे गए हैं बेटा, ये तो बहुत लल्लू पंजू हैं। कैसे हैं लल्लू पंजू? जी मैं विशाल बात करता हूं उनसे आज, नहीं तो मैं करा दूंगा। देखिए ऐसा सवाल आपने करा भी था कि ऐसे सवाल पेपर में आए हैं, मैंने आपको बार हटाना सिखाया था। मैंने कहा था देखिए 0.12 पे बार है,
तो जब आप इस 12 को हटाएंगे तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं पे 12 है। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4/33 उत्तर आ जाएगा। ऐसे सवाल बस मैं बता रहा हूं कि जो नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है उस नंबर सिस्टम में सीजीएल प्री 2025 में कुछ भी ऐसा नहीं आया है। 2300 होगा ना सर? वही यार, मैंने कहा कि मेरा उत्तर गलत कैसे आ सकता है। मैं भी ना बड़ा बच्चा हूं, पता है, मेरा उत्तर ऐसे कभी, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत होती नहीं है। मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से कभी गलत होती नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी सी बात थी, सीधी सीधी सी बात थी कि उत्तर 1275 और 1025 में से किसी के भी नजदीक नहीं हो सकता, बीच में होगा। तो मैंने जो पहले मारा था तुक्का, वो ऐसे ही नहीं मारा था, मैं सही था। जी चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या ही पकड़ लेते हैं पहले। तो आपने कहा जी सबसे छोटी है ये, तो मैंने कहा क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आपने कहा 3 3 जोड़ों का जीरो का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 1000 का स्क्वायर है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, 7 अंकों की है, सबसे छोटी है और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रही है। अंजन बख्शी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है? ये देखिए, बोथ एन इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, माइनस में नहीं होते। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़नी होगी? क्या आप बता सकते हैं इस सवाल को किस एंगल से और अप्रोच से किया जाना चाहिए? आदित्य आप बताइए बेटा। ठाकरे, आदित्य ठाकरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आदित्य का गणित की इस महफिल में। बहुत ही बढ़िया आदित्य। देखिए 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने अगर 23 जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा? 2401। खैर मैं तो जानता हूं कि 2401 49 का स्क्वायर होता है, तो पहले वाला ही सही हो गया। दूसरे में आएगा 2402, और जिस संख्या के लास्ट में 2 होते हैं वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। इसमें आएगा 2403, जिसके लास्ट में 3 होता है वो भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये आएगा जी 2404। अब ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो मैंने क्या किया, इसका डिजिटल सम चेक किया, क्योंकि मैंने कहा था पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 ही हो सकता है। 4 और 4 8 और 2 10, यानी एक ही आ रहा है, तो ये भी स्क्वायर हो सकती थी। बट अब इन दोनों में पता लगाना था तो हम फैक्टर करते। तो कैसे करते फैक्टर दोस्त? तो आपने देख लिया कि 2401 हमें पता चल रहा था, क्योंकि आप समझो ना, जैसे आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद नहीं है और आप कर लेंगे। नंबर सिस्टम हाँ ओवर हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक नंबर सिस्टम में बचा है जो मैंने ना पढ़ाया हो? नंबर सिस्टम में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया है, जो आपके एडवांस बैच में डाला हुआ है। अभी प्रोबेबिलिटी चल रही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है? देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी है और इंटीजर भी है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। ये कैसा सवाल है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड एन इंटीजर? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल अगर हम कर लेंगे
तो 3 आ जाएगा, और 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये मुझे सवाल गलत लग रहा है, ये सवाल मुझे गलत लग रहा है। क्या आपको सही लग रहा है ये? ये सवाल थोड़ा गलत है, या तो कुछ और पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है? वैसे चलिए मान लेते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग नहीं भी होता है इस ऑप्शन में और सिर्फ पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक केवल एक ही है, दैट इज बी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैर शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है? पूर्ण, पूर्णांक, परमेय और वास्तविक। तो देखिए, गैर शून्य बोल दिया तो 0 नहीं हो सकता, परमेय बोल दिया तो √2 नहीं हो सकता, और पूर्ण संख्याएं बोल दिया जो कि पॉजिटिव होती हैं, 0, 1, 2, 3, तो फिर माइनस वाला नहीं हो सकता। तो एक एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण वाले ग्रुप में भी है, पूर्णांक भी है, परमेय भी है और वास्तविक भी है। एक बच्चा कह रहा है सर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बट 9 तो ऑप्शन में नहीं है ना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऑप्शन में है, समझ गए? इसीलिए हमें उत्तर बढ़ाना नहीं होता, हमें कंसेप्चुअल चलना होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव रूप समाप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? समाप्त होता है। पता है मुझे, रात में आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात मुझे, मतलब कितना बोलूं कितना बोलूं, मुझे रात था कम से कम 102-3 बुखार होगा। 4-5 कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड बंद नहीं हो रही थी। सुबह तक बुखार था मुझे, 8 साढ़े 8 बजे तक, बट मेरा था कि क्लास नहीं छोड़नी है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब यही है, तो नीचे जैसे जिसमें 3 आ गया तो उसमें रिपीटेशन चलेगा ही, जिसमें नीचे 7 आ गया लंबा चलेगा ही। जैसे 3/8 है, तो 3/8 में क्या हो रहा है कि 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये खत्म हो गया जी। 0.375 के बाद कुछ आएगा ही नहीं, खत्म हो गया। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नीचे 3 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 9 होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है और एक शांत दशमलव दोनों है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मैंने अभी बताया था कि 3 होगा तो नहीं आएगा, पाई तो परमेय नहीं होती, पाई तो परमेय नहीं होती, ये 3 तो डेसिमल में ही नहीं है, तो 5 अट्ठे 40, 0.8, बट ये परमेय है, बट डेसिमल में नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो क्या करेंगे? बी टिक कर देंगे। मैं नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा चुका हूँ, कुछ बचा नहीं है। 2 वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दी जिसपे इस साल कोई सवाल नहीं आया। आप देखेंगे इस साल फैक्टोरियल पे, नंबर ऑफ जीरोज पे कोई सवाल नहीं आया। 2025 में हम प्रैक्टिस करेंगे सारे सवालों की। एक संख्या ऐसी है कि यदि उसका वर्ग किया जाए और फिर संख्या का दुगुना उसमें से घटाया जाए तो परिणाम 80 आता है, वो संख्या क्या है? ऐसा सवाल जब भी आए तो कोशिश करें कि ऑप्शन से ही खत्म कर दें। पहला ऑप्शन लिया मैंने, आपने कहा संख्या का वर्ग किया और उसमें से उस संख्या का दुगुना घटाया तो परिणाम 80 आ रहा है।
सही बात है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको नहीं करना आता ऐसे तो आप करते कि भाई संख्या ए है, ए के स्क्वायर में से 2a घटा दिया तो परिणाम कितना आ गया, 80 आ गया। अब आपने a कॉमन ले लिया, a माइनस 2 बराबर 80। तो 80 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 2 हो तो आप कहेंगे a 10 लेना पड़ेगा, 10 और ये कितना आ जाएगा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड सवालों की बारी आती है, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं। आप हेडिंग लगाइए स्टैंडर्ड सवाल। अब मैं आपको सवाल करने के लिए वक्त दूंगा। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि आज की क्लास में हमारे साथ मेंस वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं। कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं। पहला सवाल, आप में से कोई बता सकता है पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? सुमित, एक ही कमेंट बार बार मत करिए, अभी मैं ये सब नहीं सुन रहा हूं। आप मैसेज कर दीजिए मुझे मोबाइल पे, मैं देख लूंगा, ठीक है? गधे 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 गधे। आपने पीडीएफ दी है मुझे? देखो भाई, फॉर द प्रोडक्ट n+1 2n+1 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। गुणनफल इतने इतने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? देखो, अगर मैं मान लूं कि n एक ऑड नंबर है, n+1 और 2n+1, यही है। आपने क्या कहा कि जी अगर मैं ये मान लूं कि ये ऑड है तो गारंटी है कि ये इवन होगा, और अगर मैं ये मान लूं कि ये इवन है तो ये ऑड होगा। तो ये बात तो तय हो गई मित्र कि इट इज ऑलवेज इवन। ये बात सत्य है कि ये हमेशा इवन होगा। ये क्या लिखा है भाई, सन क्या होता है? ये ऑलवेज डिविजिबल बाय द सन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम होगा ऑलवेज डिविजिबल बाय सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/6 n+1 और 2n+1। ये आप बोले, क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या ये जो लिखा हुआ है ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप बोलेंगे 100% कटेगा और 6 आ जाएगा। तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। आदर्श वो बेवकूफ हैं जो कहते हैं उनका खुद का बेसिक कमजोर है और वो कभी ना खुद एग्जाम निकाल पाए हैं और ना आगे कभी निकाल पाएंगे। जिस बेसिक की वो बात कर रहे हैं या तुम बात कर रहे हो, उसकी तो जरूरत एग्जाम निकालने के लिए कहीं है ही नहीं। तुम्हारा काम एग्जाम निकालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें तैयारी के दौरान ऐसे ऐसे विद्वान मिलेंगे जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं
और अभी तक प्री नहीं निकला है, लेकिन ज्ञान ऐसे देंगे जैसे उनको पूरे संसार की नॉलेज है। और हमसे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो पहली बार में मैक्स टू मैक्स, दूसरी बार में एग्जाम निकाल के नौकरी लेके शांति से बैठते हैं। चलिए, ये आपने लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब बात आई कि भाई डिविजिबल बाई 3 होगा या नहीं होगा। ये एक गहरा मुद्दा है कि डिविजिबल बाई 3 होगा या नहीं होगा। तो इसको भी करते हैं। तो मैं थोड़ा ब्रेक करके बताता हूं। कुछ लोग क्या करेंगे कि n की कोई वैल्यू मान लेंगे कि 1 मान ली, तो 1 2 और 3 आ गया। तो 1 मानने पे पता चल गया कि जी ये इससे डिविजिबल होगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है कि नेवर डिविजिबल बाई 2 3 7। कहीं 2 3 7 तो नहीं था, मुझे जो डाउट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नहीं, ये सही है। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, 2 3 7। ठीक है भाई, n को हमने 1 मान लिया। अगर आप कहें कि नहीं मास्टर साहब मुझे थोड़ा गहरा ज्ञान दीजिए, आप n को 1 मत मानिए, मुझे कुछ और सिखाइए आप, तो मैं वो भी सिखाने को तैयार हूं। देखो कैसे, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 का मतलब है 2n प्लस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3। ऐसे लिख सकता हूं भाई? जल्दी बताओ, लिख सकते? एक है 2n प्लस 1, उसको 4 माइनस 3 लिख सकता हूं। आपने कहा लिख, इसमें से n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 3 n प्लस 1। बोलो भाई, ये बात सही है या नहीं? बोलो सही है। आपने कहा सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 लगातार संख्याएं हैं, ये 3 लगातार संख्याएं हैं, 3 लगातार संख्याएं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो कोरिया का बच्चा बोला कि मास्टर साहब आपने हमें बताया था कि कोई भी 3 लगातार संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या 3 से जरूर कटेगी या नहीं। और आपने कहा 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 से ये भी कटेगी, यानी ये पूरी संख्या 3 से हमेशा कटेगी। बीच था करेक्ट आंसर। 3 लगातार संख्याओं में एक संख्या 3 से जरूर कटेगी। ऐसे कंसेप्चुअल सिखाना भी मुझे आपको आता है। 237 से नेवर डिविजिबल बाई 237। लेकिन ऊपर देखो ना, लिखा हुआ क्या है कि नेसेसरीली ट्रू नहीं है। ऊपर देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा सही होना जरूरी नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। तो 237 से ना कटना, नॉट होना चाहिए था। वैसे यहाँ पे नेवर की जगह नॉट होना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। नेवर की जगह नॉट होता तो ज्यादा अच्छा होता। आगे बढ़ते हैं। 6 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल, दिल खुश कर देने वाला सवाल। अरे राम सर, ऑप्शन एक बार प्लीज फिर से समझाना। बेटा इवन तो होगा ही ना, 2 लगातार संख्याओं में एक इवन होती है, ये 2 लगातार संख्याएं हैं। ये 2 लगातार संख्याएं हैं और 2 लगातार संख्याओं में एक संख्या इवन होती ही होती है।
देखिए मैंने जब ये सवाल कराने शुरू किए थे तो आपको बताया था कि जबरदस्त सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप अपना दिमाग यहाँ नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान इधर रखिए पढ़ाने पे। अच्छे से बताई जा रही हैं बातें, सीखिए समझिए, नेता मत बनिए। देखिए दोस्त, आंसर ठीक से आया नहीं, ऑफ हो गया था। वो आपको बाद में वीडियो में दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो 6 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, मैं आपको बताता हूँ। 6 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, हमें गारंटी से बताया गया है कि वो या तो 6k+1 या फिर 6k-1 की फॉर्म में होती है। ये बताया गया है हमें या नहीं, खूब अच्छे से। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 6 करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर होगा 1 होगा या नहीं। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड बाई 6 करता हूं तो आपने का रिमाइंडर -1 होगा, लेकिन माइनस में होता नहीं है तो 6 जोड़ देंगे तो 5 होगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे 6k-6 + 5, तो ये चीज तो 6 से कट जाती, 5 रिमाइंडर आ गया, तो 1 और 5 आ सकता है, बस और कुछ नहीं। ये सब पढ़ाया था या नहीं? जब प्राइम नंबर पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि किसी भी प्राइम नंबर को 6k+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर 6k+1 के फॉर्म में लिखेंगे और 6 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, और -1 के फॉर्म में लिखेंगे तो -1 बचेगा। सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करो, पीडीएफ निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है भाई, व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे अब से। वो फिर क्या होता है, पीछे बोर्ड जब व्हाइट हो जाता है तो हमारा चेहरा दिखता नहीं है, फोकस नहीं हो पाता उस पर, इसीलिए ब्लैक पे पढ़ाते हैं, और अच्छा भी लगता है ब्लैक पे कलरफुल लिखना। सर पूरा मजा आ रहा है, लव यू सर, थैंक यू सुप्रभा मंडल। अगला सवाल देखिए, सुप्रभा हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य की तरह। कैसे हो बेटा आदित्य, रोज सर धो रहे हो, क्या बात है, सरकारी हो क्या? नहीं जी, हम तो ताजी तरकारी हैं। यार हमारा भी स्कूल हुआ करता था, हम भी कभी 10th में हुआ करते थे। देखो n 1 से बड़ी कोई विषम संख्या है, विषम संख्या। अच्छा, कोई विषम संख्या कैसी होती है, तो आपने कहा गारंटेड विषम संख्या लिखनी है तो 2k+1 होती है, 2k+1। अच्छा, अगर मैं इस सवाल को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा आप लिख सकते हो n n-1 n+1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
n-1 फिर n फिर n+1 ऐसे लिख सकता है। आपने कहा n क्या है, कोई विषम संख्या है 2k+1, मैंने रख दिया इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया 2k, यहाँ पे आ गया 2k+1, यहाँ पे आ गया 2k+2। आपने 2 कॉमन ले लिया तो 8 बाहर आ गया और अंदर बचा है k+1 और ये 2k+1 इधर। अभी मेरी आपकी बात हुई थी जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि n+1 2n+1 कि ये हमेशा डिविजिबल बाई 3 होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। तो 8 दिया 24 से ये संख्या हमेशा कटेगी। जैसे n 1 से बड़ी कोई विषम संख्या थी तो आप डायरेक्ट इसमें n में 3 रख देते, 1 से बड़ी, तो 3 तिया 9 में से 1 गया 8, तो 24 आता कि भाई ये हमेशा 24 से कटेगी। 48 कट जाता, जब 24 आता तो 6 तो नहीं होता, तो भी हम कर सकते थे। किसी को डाउट है तो कोई बता दो। सर पढ़ाई में मन नहीं लगता क्यों? मन लगाना पड़ेगा और जरूरत हुई जवानी में तो दिल भी लगाना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है 2k+1 से 2 कॉमन कैसे होगा? तो नहीं होगा यार, हटा दो इसको। कहां से आ रहा है 2 कॉमन? अच्छा अगर हम इसमें 5 रखते हैं n की जगह तो 5 और 5 25 - 1 24 आता, 120। और भी आप रख के देख सकते हैं। 7 रखते 7 7 49 में से 1 गया 48, तो भी 24 से कट रहा है। अब विषम संख्या थी 9 रखते 9 9 में 81 में से 1 गया 80, तो भी 24 से कटता। तो अगर आप 4 कॉमन ले लेते, 4 कॉमन आता तो k आता, 2k+1 आता और k+1 आता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि k जो है वो मिनिमम 1 है। k क्या है? मिनिमम 1 है। अगर 1 यहाँ रखें तो 4 1 3 2 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाता। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भैया। सर ऐप 2 डिवाइस में लॉगिन नहीं हो रहा, इसमें देखिए मेरी गलती नहीं है कि ऐप 2 डिवाइस में लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। आप सवाल करिए मेरे पास। तो ये 16n² है भाई। n² + 7n + 6 बटे n। n is the integer. How many possible values of n will give an integral value of इतने बटा n? बहुत तगड़ा सवाल है भाई, ये तो तुम्हारी आत्मा और रूह हिला देगा। ये कह रहा है 16n², मैं लिख देता हूँ क्या रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि जी 16n² + 7n + 6 बटे n बराबर इंटीजर है, और n खुद भी एक इंटीजर है। बताओ भाई, तो n के कितने मान संभव हैं ये बताना है। बड़ा अच्छा सवाल है।
कोई बताएगा? अंजलि पहले ये देख लोगी जरा, थोड़ा तुम एक भी सवाल का उत्तर नहीं बता रही हो सिवाय इधर उधर की बातें करने के। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि, अंजलि, ये सवाल करके बताओ ना फुलझड़ी। बोलो भाई। कहाँ है? वाह अंजलि वाह। देखिए हमने क्या किया, n से इसको भाग कर दिया। 16n और प्लस 7, ये तो हमें मिल गया इंटीजर, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। प्लस 6/n। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये भी एक इंटीजर हो तो नीचे सिर्फ n जो है वो 6 के फैक्टर्स आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। कैसे? नीचे n की जगह 1 आ सकता है तो कट जाएगा, 6 से 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर खुद 6 आ सकता है। तो n की 4 वैल्यू पॉसिबल है। बहुत ही आसान सवाल था, आर्यन सिंह ने पूरा कर लिया, इसकी मुझे बेहद खुशी है। बेहद खुशी है आर्यन कि आपने ये सवाल पूरा किया। मुझे बेहद खुशी है कि ये सवाल आर्यन ने पूरा किया। बोलो भाई। पी, क्यू और आर तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में हैं। यदि पी के 3 गुने का मान आर के 2 गुने से 3 कम है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल, बताइए कैसे करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, हाँ कह सकते हो, बट हमने उसे एडवांस मैथ्स में डाल दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने पी क्यू आर को अपनी मर्जी से मान लिया संख्या, तो आपने कहा क्या मानेंगे? मैंने कहा अगर मैं इसको n मानता हूं तो ये इससे 2 बड़ी होगी बढ़ते हुए क्रम में, और ये इससे 2 छोटी होगी n-2। मैं n+2 n+4 भी मान सकता था। इन्होंने कहा p के 3 गुने का मान, तो p का 3 गुना कितना होगा? तो आप कहेंगे 3n-6। r के 2 गुने से r का 2 गुना 2n+4 से 3 कम है तो ये बराबर कर दिया। ये कह रहा है कि
पी एन माइनस 2 का 3 गुना आर के 2 गुने से 3 कम है। आपने कहा 2n इधर आएगा तो n बराबर 6 और 4 10 में से 3 गए 7, n कितना आ गया 7। हमसे पूछ रहा है r का मान, r का मान कितना होगा 7 प्लस 2। क्या ये सवाल किसी एंगल से गंभीर था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये सवाल किसी एंगल से गंभीर था बेटा? बेटा पुत्तर पुत्तर पुत्तरिया पुत्तर पुत्तर पुत्र, हमें कॉन्शियस होके ही हर एक चीज बोलनी होगी। कुछ भी बोलते बोलते कुछ भी निकल जाना सबकॉन्शियसली हमें शोभा नहीं देता। क्या कह रहा है बच्चा? शिवम शर्मा का मैसेज बताइएगा क्या है। आप शिवम, आपका मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, एक बार क्लियर लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक दो अंकों की संख्या d के अंकों के योग का वर्ग करने पर एक संख्या s प्राप्त होती है। यदि s और d का अंतर 27 है तो वह दो अंकों की संख्या d क्या है? बता सकते हैं? आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हम्म, शुभम, ये बात आप सही कह रहे हैं क्या? मतलब सही से मेरा मतलब है आपके पास सबूत हैं क्या? आपके पास तो मेरा नंबर भी है, आप पर्सनली मैसेज करिए, मैं कॉल करूंगा आपको। देखिए, अब जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन से शुरू करें कि एक दो अंकों की संख्या d, पेपर के अंदर ऐसे अच्छा रहता है कि अंकों का योग हो गया जी 2 + 4 6। आपने कहा 6 का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो 6 का, वो आ गया 36। अब ये कह रहा है अगर वो 36 आ गया तो 36 में से अगर हम d घटा रहे हैं, एक्चुअली ये हमने d माना है ना, d है हमारी संख्या और ये s आ गया, तो इसका जो अंतर है वो 12 आ रहा है, यानी 27 नहीं आ रहा, तो ये उत्तर नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम दूसरे ऑप्शन पे चले गए। 4 + 5 9 किया, 9 का स्क्वायर किया 81, 81 में से 54 घटाया तो 27 आ गया, यानी कि ये सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने ऑप्शन से कर दिया। ठीक है, मुझे वो भेजना शिवम, मुझे वो भेजना, आप उनसर वाला वीडियो भी भेजना लताड़ने वाली बात का, और वो भी भेजना, दोनों के प्रूफ मुझे उस पे भेजो, मैसेज पे। चलो, ये क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं? तो एक दो अंकों की संख्या d के अंकों के योग का वर्ग करने पर एक संख्या s प्राप्त होती है यदि s और d का अंतर 27। अच्छा, इसको अगर तरीके से करना होता तो कैसे करते हो? देखिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शुभम, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? देखो, इतना मत सोचिए, आप ज्यादा सोचते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है कि एक संख्या अंकों की, दो अंकों की संख्या d है, कोई मैंने मान लिया संख्या ab,
संख्या हो गई 10a प्लस बी हो गई। आपने कहा कि a प्लस बी के स्क्वायर में से 10a प्लस बी को घटाना वो 27 के बराबर है। यही कह रहे हैं भाई आप, a प्लस बी के स्क्वायर में से 27 को घटाना, ये आप कह रहे हैं। वैसे ऑप्शन ही इसका बेस्ट तरीका था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन तो है नहीं, दो इक्वेशन बन जाएंगे। और दो इक्वेशन में आप कैसे निकाल पाएंगे a और b की वैल्यू, तब भी आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, वरना बात बनेगी नहीं। वरना जी बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप a भी लिख लेंगे संख्या के अंकों के योग का वर्ग करने पर। तो ऑप्शन मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल निकालना, वहां पे भी हमें पुटिंग करनी पड़ेगी। सर कोर्ट केस का कोई अपडेट दे दो। शुजल आज वीडियो बनाऊंगा, कल ही बनाना चाहता था बट तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, आपको अभी भी बता रहा हूँ, रात में इतना फीवर था। और पढ़ाना भी अभी पढ़ रहा है। कल रिया चक्रवर्ती का भाई को मैसेज आया, थोड़ा भाई का है अपना मतलब हिसाब किताब है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल है, थोड़ा हिसाब किताब है। देखिए, किसी संख्या को 3, 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 4 प्राप्त होते हैं, और उसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? दीपक, आपने खाली फोटो देखी और उसके नीचे राजशमानी का कमेंट नहीं देखा, फोटो के नीचे वो भी देख लेते। किसी संख्या को 3, 4, 7 से भाग करने पर 2, 1 और 4 प्राप्त होते हैं, उसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए। ये सब सवालों का बाप है, इस सवाल को अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, आपको बता दो। नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया पॉडकास्ट के लिए भाई। भाई ऐसे लोगों के साथ, सबके साथ नहीं करते हैं भाई, करते हैं छोटे छोटे लोग जो ग्रो होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, कांड कर चुके हैं, उनके साथ नहीं। देखिए, किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 4 प्राप्त होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी संख्या को 3 से भाग देने पे 2 प्राप्त हो रहा है, वो संख्या कैसी हो सकती है? तो आप बोलेंगे जी वो 3x प्लस 2 हो सकती है। 3 से भाग देने पे 2, बोलो। अच्छा, उस संख्या को 4 से भाग देने पर 1 बच रहा है, तो मैंने कहा 4 से भाग इसको गुणा किया और 1 जोड़ दिया, बोलो। 4 से गुणा किया और 1 छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है भाई? अब आपने देखा कि जी 7 से भाग करने पे इसको 7 से भाग करना है, तो हमने कहा अच्छा 7 का मल्टीपल लिया और 4 जोड़ दिया। जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो आपने कहा जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब जरा इसको गुणा करना, कितना आ रहा है? 7 चौक 28, पहले 7 बाहर रख लो, अंदर 4 तिया 12x प्लस 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 4, आपने कहा 84x 7 नहीं 9 7 63 और 4 67 आ रहा है क्या?
थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं आपको और दोबारा से बताता हूँ, पहले आप कोशिश करिए, आप एक भी सवाल में कोशिश नहीं कर रहे, सारे सवाल मुझसे करवा रहे। ये कोई सही तरीका थोड़ी है कि सारे सवाल मैं करूंगा। जी सुजल, सुजल नाम अच्छा है, नाम अच्छा है, सुजल का नाम अच्छा है। देखिए, जब ऐसा सवाल आए, हमने ना गड़बड़ इसमें क्या कर दी वो आपको बताता हूँ, जो मैंने हिंदी में पढ़ के की। हम ये नहीं देख पाए, ये कह रहा है आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली बाई 3 4 7। ये सक्सेसिवली भाग कर रहा है, ये मेरा ध्यान नहीं गया। सक्सेसिवली मैंने पढ़ाया है आपको रिमाइंडर वाली क्लास में, आपने देखा भी होगा कि भाई सक्सेसिवली भाग कर रहा है। पहले 3 से कर रहा है, फिर 4 से कर रहा है, फिर 7 से कर रहा है। अच्छा, ये 7 से कर रहा है तो कितना बच रहा है? 4। 4 से कर रहा है तो कितना बच रहा है? 1। और ये 2। मान लेते हैं कि लास्ट में जब भाग गया है तो जो लास्ट क्वोशेंट है वो 1 है। ये क्या लास्ट क्वोशेंट, ये भी मैंने आपको सिखाया है उसमें कि लास्ट क्वोशेंट ना दिया हो तो 1 मान लो, या आप x भी मान लोगे तो चलेगा। तो मैंने कहा कि ये संख्या यहाँ पे क्या रही होगी कि 7 से भाग करने पर 1 बचा, 1 क्वोशेंट आया होगा और रिमाइंडर 4। तो आपने कहा 7 गुणा 1 प्लस 4 संख्या रही होगी जी 11। 11 संख्या रही होगी, 7 एकम 7, 4 बच गया होगा। फिर आपने कहा जी 11 क्वोशेंट आया है तो 4 से भाग करने पर 44 और प्लस 1 रिमाइंडर, 11 चौक 44 और 1 45 रही होगी। गलत तो नहीं है? तो आपने कहा नहीं। उसके बाद 3 से भाग करने पे 2 बचा है तो 45 दिया, 135 प्लस 2, 135 प्लस 2 137। यानी वो मैंने मिनिमम संख्या निकाल दी कि वो 137 होगी। अब कोरिया का बच्चा होगा बोला कि जी अगर 137 होगी और 84 से भाग करना होगा तो 84 एकम 84, और 84 इसमें से घटा देंगे तो 3 और 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी? 53। 53 आ जाएगा। बोलो जी। जी सार्थक भाई, उसका पीडीएफ या पीपीटी भेज देते यार जिसमें सॉल्यूशन भी होते, तो मैं देख भी लेता कौन से बड़े छोटे क्या किया है क्या नहीं। मैंने कल कुछ वीडियो के लिए आपको बोला था। आगे बढ़ते हैं। 7 की घात 6n माइनस 6 की घात 6n, जहां n एक पूर्णांक है जो 0 से बड़ा है, विभाज्य है। वेयर n इज एन इंटीजर, 0 इज डिविजिबल बाई। ये बड़ा अलग सवाल है। ये कह रहा है कि n एक पूर्णांक है जो 0 से बड़ा है, तो ये किससे विभाज्य होगी? देखिए दोस्त, सवाल थोड़ा सा अलग है। 7 की पावर इवन है, माइनस 6 की पावर भी इवन है,
तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इवन है तो इसके दो फैक्टर फिक्स होंगे। मैंने आपको फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर पढ़ाया था, देखा आपने वीडियो में, कॉमन फैक्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 7+6 और एक 7-6, यानी ये संख्या 13 से कटेगी, ये बात सही है। ये संख्या 13 से कटेगी, ये बात सही है। एक बच्चा कह रहा है सर 0 क्यों नहीं लिया? अच्छा, पीछे वाले सवाल में यार मैंने तो आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें मैंने 0 लिया है ना। अब मैं 0 यहाँ पे ले लूँ, जो क्लास में कराया सवाल वहाँ पे भी 0 ले लूँ तो अच्छी बात थोड़ी है। फिर तो आप कह देते आपने कराया ही था, ये चीज़ तो मैंने पढ़ाई ना आपको यार। आप भी ना यार मानते नहीं है, पता है। लो भाई 0 लेके भी देख लो। मैंने जबकि बताया है कि फाइनल क्वोशिएंट को जरूरी नहीं है 1 लो, आप 0 भी ले सकते हो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कितना बच रहा है? 2, 1, 4। तो 7 गुणा 0 + 4, 4। ये 4 से भाग कर रहे हैं, 4 चौक 16 और 1 17। 3 से कर रहे हैं, 17 × 51 और 2 53। तो अब 53 को 84 से भाग करने पे क्या बचेगा? डायरेक्ट 53 लगा सकते हैं। तो लास्ट क्वोशिएंट जो होता है उसको जब आप 0 लेते हैं तो कैलकुलेशन और लल्लू और आसान हो जाती है। पढ़ाया है मैंने आपको रिमाइंडर वाले में, याद है? हिमांशु कोरनगर, चलिए। अच्छा, एक बात और है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7⁻³ की पावर 2n इवन है, -6⁻³ की पावर 2n इवन है। अगर इवन है तो फिर से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक 7⁻³ + 6⁻³, दूसरा 7⁻³ - 6⁻³। ये बड़ा सिंपल है, 343 में से 216 घटाए तो 127 आ गया, यानी संख्या 127 से कटेगी। जैसे ही दो ऑप्शन आए फिर मैं आगे नहीं बढ़ा, मैंने डी लगा दिया। मैं चाहता तो इनको जोड़ के भी लिख सकता था कि 343 + 216 बराबर होगा 559। तो यानी ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। बोलो जी पढ़ा है ऐसा कि नहीं पढ़ा? सर प्लीज सिंपल इंटरेस्ट की डीपीपी डलवा दीजिए। अब इस बच्चे को डीपीपी नहीं मिली है, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको डीपीपी नहीं मिली, कोई कंटेंट नहीं मिला, वो 6395993599 पे मैसेज करके मांग सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। आज की क्लास दिमाग घुमाऊ क्वेश्चन है सर, आप ही तो चाहते हैं हमेशा। अगला सवाल देखिए, दिल खुश कर देगा आपका। अलग सवाल है, उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा जिन्हें 7 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है? अलग सवाल है। देखो भाई, उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 7 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है? क्या
395 mm। देखिए ये क्या कह रहा है, आप ज्यादा मत बोलो प्लीज मुझसे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा जिन्हें 7 से भाग करने पे शेषफल 10 बचता है। तो ऐसी पहली संख्या क्या होगी, एक संख्या निकाल लो, उसके बाद तो वे साथ साथ जोड़ देंगे। तो आपने कहा 7 गुणा 1 प्लस 3 10 होगी ऐसी पहली संख्या। उसके बाद तो जोड़ दो 17, 7 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो 24। इन सब में 7 से भाग करने पे 3 बच रहा है। अच्छा आखिरी संख्या क्या होगी, तो आपने कहा 98 घटता है, 4 घटा दो उसमें से, 94 लास्ट संख्या होगी। कैसे, 91 तो 7 से कटता है, 3 जोड़ दिए 91 में, ये लास्ट संख्या है, लास्ट नंबर। अब मुझे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे नंबर कितने होंगे। तो आपको अगर हल्की पुल्की एपीजीपी आती है, हल्की पुल्की एपीजीपी आती है, तो आप ये कह देंगे कि जी टीएन यानी 94, हमने टीएन मान लिया, एनवा पद, पहला पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने कहा 94 बराबर 10 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है जी बता सकते हैं, डी तो आप बोलेंगे डी है 7। तो ये 10 इधर जाएगा, 84 बचेगा, और 84 से 7 कटेगा 12 बार, तो एन आ गया जी 13। आप वैसे भी पता कर सकते थे, 13 सत्ते 91, तो 100 से छोटी 13 संख्या ही हो पाएंगी। ठीक है, जैसी n 13 देखा तो आप समझ गए कि जी 13 का मल्टीपल होगा ऑप्शन 13 पंजे 65, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर हो सकता है, 13 पंजे 65 नहीं हो सकता, 13 पंजे 65 ये भी नहीं हो सकता। यानी आपको ये भी पता चल गया 13 का एक ही मल्टीपल होगा। अब मैं अगर सम की बात करूं तो हमने सम पढ़ा है, सम बराबर n/2 और a प्लस एल, ये हमने पढ़ा है। तो आपने कहा n/2 यानी 13/2 और a प्लस एल यानी 10 प्लस 94। आपने कहा 13 गुणा 104/2 52 आ गया, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67, 676 उत्तर आ गया। 676 क्या आ गया, उत्तर आ गया। अच्छा हम ये भी 13 का मल्टीपल हमने देखा, अच्छी बात थी। हम और भी चीजें कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं बताता हूं एक और तरीका। कोई बच्चा डायरेक्ट बता सकता है इसको करना, ये तो फोटो है खाली। लेकिन मैं सवाल को एक तरीके से और करना चाह रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सीख के। क्या आपको ये बात पता चल गई कि 7 से भाग करने पर 3 बचता है, का मतलब है मैं संख्या को ऐसे लिख सकता हूं 7x प्लस 3 या 7n प्लस 3, ऐसे होगी संख्या, ऐसे ही होगी ना। अब आप बताओ इसमें n का मान कहां तक जा सकता है कि वो 100 से छोटा हो, क्योंकि हमें संख्या 2 अंकों की लेनी है, यानी लेस देन 100 लेना है। बोलो, तो आपने कहा कि जी यहाँ पे मैं n को 13 रख सकता हूँ, 13 सत्ते 91, 14 रखूंगा 101 हो जाएगी संख्या। तो n तो मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया भाई,
n तो मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया, डायरेक्ट पता चलते ही 13 मैंने कह दिया कि जो योग होगा, जो सम होगा, वो 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल। अगर वो 13 का मल्टीपल होगा, योग अगर 13 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन आ गया उत्तर में। अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो ये बेसिकली Tn है, nवां पद। अगर आप सम चाहते हैं तो इसी सम को हम लिख देते हैं सिग्मा 7n प्लस 3। इस चीज को शायद मेंस वाले बच्चे तो जानते होंगे, प्री वाले नहीं। 13 तक जाएगा सिग्मा n। सिग्मा n क्या होता है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तो ठीक है, n का मतलब हो गया वही n प्लस 1/2। ये आ गया सिग्मा n होता है ये। सिग्मा नॉर्मली 3, तो आप कहेंगे कि जी सिग्मा 3 मतलब 13, 3 को 13 बार गुणा करना है। कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं वो ये चीज जानते हैं, हर एक कोई नहीं जानता। तो अगर मैं n की जगह यहाँ पे 13 और 14 लिख दूं, तो आप कहेंगे 2 से भाग करने पे 7, 13 सत्ते 91, सत्ते 7 एकम 7, 7 नीम 63 प्लस 13 तिया 39 का मतलब 676। ये वाली चीज सब लोग नहीं जानते होंगे सिग्मा n वाली, बट जो जानते होंगे वो देख लेंगे। बाकी मैंने 13 का मल्टीपल बता दिया। एक बच्चा कह रहा 13 का मल्टीपल कैसे होगा वो बताओ। एक्चुअली सम जो होता है वो होता है n/2 और पहला पद प्लस आखिरी पद। तो जब n यहाँ 13 आएगा तो सम 13 का मल्टीपल नहीं होगा बेटा, बताओ, बोलो। अंजलि वो अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं, बट उन्होंने क्या है, ट्रिक्स को ज़्यादा ही कुछ हाइप बना लिया है। जहाँ पे नहीं भी लग रही है वहाँ भी बनाना, उसके पीछे की कहानी भी नहीं पता कि वो कैसे बन रही है ट्रिक। तो जो जो भी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं सब बताता हूँ क्लास में। निशांत, मुझे उनका मेल आया था 2019 में, 2019 में, सोचो, मिलने के लिए। वही है, कब किसकी किस्मत बदल जाती है भाई पता नहीं चलता। ये देखो, अगला सवाल कौन करेगा देखते हैं। आकाश, फ्राइडे देखा नहीं होगा। नहीं सुप्रभा मंडल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, x बराबर 16 की क्यूब प्लस 17 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब प्लस 19 की क्यूब है, तो x को 70 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बड़ा गजब सवाल है यार ये। बताएगा कोई बच्चा? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये 16 की क्यूब x बराबर 16 की क्यूब प्लस 19 की क्यूब को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए,
17 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिख सकते हैं। आपने कहा कि गुरुजी इसका एक कॉमन फैक्टर 35 जरूर होगा। कॉमन फैक्टर 16 प्लस 19, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ऑड पावर है। आपने कहा जी इसका भी कॉमन फैक्टर 35 जरूर होगा, 18 प्लस 17 होगा। अच्छा, एक बात और भी समझ में आई, 35 यानी पूरे में से कॉमन आ जाएगा कि ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, ये ऑड आएगा, ये इवन आएगा, ये ऑड आएगा। तो आपने कहा कि दो तो ऑलरेडी इवन है लेकिन ऑड ऑड मिलके भी इवन हो जाएंगे, तो x जो है वो 35 का मल्टीपल है, ये बात तय है। दूसरी बात, 35 कॉमन लेने के बाद इवन भी है। इवन का मतलब होता है डिविजिबल बाई 2, यानी ये 70 का मल्टीपल होगा, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा? 0। फिर रिमाइंडर कितना होगा? 0, क्योंकि 35 भी होगा और 2 भी होगा, 35 भी होगा और 2 भी होगा और तांडव भी होगा। सर कॉमन फैक्टर 35 कैसे होगा बेटा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है नहीं होता? दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर 16 की क्यूब है और 19 की क्यूब है तो एक ब्रैकेट में तो 16 प्लस 19 होगा ना बेटा 35। कैसी बातें करते हो आप अपना इलाज कराने विदेश क्यों नहीं चले जाते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। जाना नहीं है विदेश इलाज कराने के लिए, मुझसे बहस करनी है। ये देखो संख्या 30 की घात 2720 का सबसे दाहिना गैर शून्य अंक पूछा है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक संख्या लिखी है 4 5 6 8 9 0 0 0 0 0 0। अब अगर कोई मुझे कहे कि नॉन जीरो राइट मोस्ट डिजिट बताओ, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बताओ, तो मैं कहूंगा नॉन जीरो मतलब मैं इधर से काउंट करना शुरू करूंगा, जीरो हटेगी तो 9 आएगा, यानी ये 9 इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है। अब आप उत्तर बताओ इस सवाल का, अब आप उत्तर बताओ इस सवाल का। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हजारों रागनी गाओ,
देखो भाई, अब हमें पता है क्या करना है। हमें पता है जीरो तो आएंगी आएंगी बहुत सारी, क्योंकि ये 10 की घात भी 2720 है और 3 की घात भी 2720 है। मैंने 30 को ब्रेक कर लिया 3 गुणा 10 से, तो इससे तो हमें सिर्फ 0 0 0 0 0 ऐसे मिलेंगे। हमें राइट मोस्ट डिजिट इससे मिलेगा जो इसका यूनिट डिजिट होगा, उसी से मिलेगा। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इसकी पावर को 4 से भाग करेंगे, जो पूरी की पूरी 4 से कट रही है, तो 3 की घात 4 यानी 81, यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। यही आंसर है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोलो। अच्छा 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 है। चल, एक बहुत खतरनाक और सुंदर सा सवाल पूछने जा रहा हूं आप सबसे, मजा ना आए तो कहना। ये आसान था सर। 10 पे जो 2720 है उसका क्या? उसका कुछ नहीं, 0 0 0 0 आ जाएंगे 2720। सर आपने बड़े डिटेल में पढ़ाया और आपके करने का सॉल्यूशन एकदम बेस्ट है। थैंक यू विशाल। अभी एक बहुत खतरनाक सवाल आप सबके सामने आ रहा है कि 7 की घात 2008। आज मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं चाहूं तो तुम्हारा घर खरीद सकता हूं। 2 3 4 90 150 500 800 फिर 500 रख लूंगा जेब के अंदर। ये नताशा की सैलरी है जिन्होंने वापस की है खुद से, चमन की तरह छुट्टियां काट कर। देखो भाई, पता है एक चीज आपको बताता हूँ। सागर कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम की आज लास्ट क्लास है क्या? नहीं, अभी एक और हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो पता है, जैसे आपने अंतिम अंक तो सीख लिया है, किसी भी संख्या का, समझना बात को ध्यान से, किसी भी संख्या का लाइक जैसे एक संख्या है 1127, इसके लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, लास्ट 2 डिजिट। तो आपने कहा कि जी ये लास्ट 2 डिजिट तो ऐसे लिखे जा रहे हैं 1100 और प्लस 27, यानी ये संख्या 11 से कटेगी और ये रिमाइंडर बचेगा 27, इसके लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बराबर होता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 100। यानी किसी संख्या को 100 से भाग करने पे जो शेषफल बचता है वही लास्ट 2 डिजिट है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी संख्या को भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही लास्ट 2 डिजिट है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि 99 की घात 123 के लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट।
तो बच्चा बड़े आराम से निकाल सकता है। वो क्या करेगा, 99 की घात 123 को 100 से भाग कर लेगा और लिख सकता है 100 माइनस 1 की पावर 123 बटे 100, लिख सकता है कि नहीं। फिर वो कह देगा कि जी ये आ जाएगा रिमाइंडर -1 की घात 123 -1 आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो हम 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा जी 99, इसके लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे। आपने कहा गुरुजी 100 से भाग करने पे रिमाइंडर अगर ना निकल पा रहा हो, आपने कहा कि जी 100 से भाग, अल्ट्रा कैल्सी बैच 14 तारीख को बंद करेंगे, अभी काफी दिन है, ठीक है 14 तारीख को, लेकिन क्लोज कर देंगे, फिर 2-3 महीने बाद शुरू करेंगे फिर से एक नया अल्ट्रा कैल्सी। जब तक नई नई चीजें भी तो निकालनी पड़ेंगी। हम उन टीचर्स में से नहीं है ना कि ऐसे बैक टू बैक कुछ भी बैच ले आए, जब तक उसका अच्छा कंटेंट रेडी नहीं है। तो आपने कहा 99 की घात 123, आसानी से मास साहब आपने निकाल दिया, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें 100 से भाग करने पे रिमाइंडर ना निकले। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो अगर 100 से भाग करने पे रिमाइंडर 100 से भाग करने पे रिमाइंडर लाइक 93 बच रहा है, तो 50 से भाग करने पे कितना बच सकता है। आपने कहा 93 में से 50 को भाग कर दो, 43 बच सकता है। बोलो बच सकता है नहीं, बच सकता है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी संख्या को 50 से भाग करने पे, उल्टा समझिएगा कि अगर किसी संख्या को 50 से भाग करने पे रिमाइंडर बच रहा है 11, तो 100 से भाग करने पे कितना बच सकता है। आपने कहा मास्टर 11 भी बच सकता है और 50 प्लस 11 61 भी बच सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। बोलो अगर किसी संख्या को 50 से भाग करने पर 11 बच रहा है, तो या तो 11 या फिर 11 प्लस 50 61, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बात मानते हो? आप चाहो तो चेक कर लो, 100 से भाग करने पे 11 बच रहा है, 50 से भाग करने पे कितना बचेगा। आपने कहा 11 वाले में तो 11 आ गया, 61 को 50 से भाग करूंगा 11 ही आ गया। यानी मुझे एक बात और समझ में आई कि अगर मान लेते हैं कोई सवाल इतना मुश्किल है, तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए ये चीज, ये कॉन्सेप्ट पता है मैंने लाइव क्लास के अंदर बनाया था, जब अल्ट्रा कैल्सी यूट्यूब पे पढ़ाया था। ये कॉन्सेप्ट किसी किताब में नहीं लिखा है कि लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए आप नंबर को 50 से भी भाग कर सकते हैं और रिमाइंडर पता कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में नहीं मिला तो आप 50 और ऐड कर देंगे। ये 2 ही आंसर हो सकते हैं। मान लेते रिमाइंडर आ रहा था n, तो एक रिमाइंडर 50 प्लस n और आ सकता है। ये नोट कर लो, फिर हम उस सवाल पे आएंगे। ये नोट कर लो, फिर हम उस सवाल पे आएंगे। ये नोट कर लो दोस्त, फिर हम उस सवाल पे आएंगे। तो भाई मेरे रिजल्ट का इशू बता दो, क्या करना चाहिए। विनय सिंघानिया, आप सवाल देखो।
विनय मेरे बच्चे तुम मेरे सिंघानिया हो, सिंघानिया हो, विनय मेरे बच्चे तुम सिंघानिया हो, तुम्हारी भैंस को ले जाएंगे भोपाल सजना। इस सवाल का सॉल्यूशन अगर आप कैट की किताबों में भी देखोगे या वेबसाइट पे तो बड़ा गंदा मिलेगा। हमारा सॉल्यूशन देखो, हमने इसको क्या है, रिमाइंडर पता करना है। 7 की घात 2008 बटे 50। आपने कहा 50 के आसपास कोई मल्टीपल, तो मैंने लिख लिया इसको 7 की घात 2 यानी 49 की घात 1004 बटे 50। इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 1 की घात 1004 बटे 50, यानी रिमाइंडर 50 से भाग करने पर कितना आ गया, रिमाइंडर डिवाइड बाई 50 कितना आ गया, तो आपने कहा माइनस 1 की घात 1004 बराबर 01 आ गया। मैंने कहा लेकिन लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हमें रिमाइंडर डिवाइड बाई 100 चाहिए होता है, तो आपने कहा उस स्थिति में रिमाइंडर या तो 01 हो सकता है, 50 जोड़ने पे 51 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही था 01। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी आपको इतना बेहतरीन नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। कल की क्लास भी ऐसे ही रहेगी कि जैसे मैंने आज की क्लास में कुछ स्टार्टिंग में CHSL के सवाल रखे थे, CGL के। कल की क्लास में CHSL के रखूंगा और फिर ऐसे ही जबरदस्त सवाल होंगे और कल नंबर सिस्टम दी एंड हो जाएगा। कल मिसलेनियस पार्ट 2 होगी, आज मिसलेनियस 1 है, 2 है। अल्ट्रा मेंस में चल रही थी क्लास। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।